बताता हूँ। ये जो जिम लगाते हैं उनके हम देखते हैं। जी अगर आपके बाल गिरते हैं तो आप मिनॉक्सिडिल यूज करें, ठीक है। अगर आपके बाल गिरते हैं, एक स्टूडेंट पूछ रही है कि अगर हमारे बाल गिरते हैं तो हम फेनेस्टाइड यूज कर सकते हैं। फेनेस्टाइड के काफी ज्यादा साइड इफेक्ट हैं, आप ना मिनॉक्सिडिल स्प्रे यूज करें। मिनॉक्सिडिल स्प्रे काफी अच्छी है बालों के लिए। जी आई होप कि आपको समझ आ रही है। मेल वाली बात बताएं। मेल वाली बात मैंने यही बताया कि जो मेल होते हैं इसमें जो एंड्रोजन होता है ये कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, एस्ट्रोजन में। जो टेस्टोस्टेरोन है ये कन्वर्ट हो रहा था किसमें, एस्ट्रोजन में, इन द टेस्टिस एंड एडिपोज टिश्यू। अब एक बंदा है वो क्या लेता है, एक्सोजीनियस टेस्टोस्टेरोन। मुझे बताना जरा उसका क्या दिमाग खराब है कि वो एक्सोजीनियस टेस्टोस्टेरोन लेगा, वो क्यों लेता है एक्सोजीनियस टेस्टोस्टेरोन, वो क्यों लेगा। अगर एक बंदा है और उसको अल्लाह ने अकल दी है तो वो एक्सोजीनियस टेस्टोस्टेरोन क्यों लेगा। प्रोटीन्स तो लेगा, जाहिर बात है प्रोटीन्स तो लेगा, लेकिन टेस्टोस्टेरोन क्यों लेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ। ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना ये क्या करता है, ये मसल मैस बढ़ाता है। जो मसल होते हैं मसल मैस बढ़ाता है। जो जिम वाले हैं वो बंदे मेरी बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ये क्या करता है, मसल मैस बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, मसल मैस बढ़ाता है। अब एक बंदा अगर वो जिम जा रहा है तो अगर वो बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेना शुरू कर देता है, अगर वो बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेना शुरू करता है तो उससे होता क्या है कि उससे इनहिबिट हो जाता है। उससे क्या होता है, इनहिबिट होता है। क्या इनहिबिट होता है, HPO एक्सिस। एच का मतलब है हाइपोथैलेमस, पी का मतलब है पिट्यूटरी, और ओ का मतलब है ओ का मतलब है टेस्टी, का मतलब है टेस्टिस, HPT। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टेस्टिस एक्सिस खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखो हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है तो टेस्टोस्टेरोन बनता है। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेना शुरू कर दिया। तो उससे होता क्या है कि जो ये एक्सिस है ये खराब हो जाता है, ये क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। पीछे से FSH और LH कम बनते हैं मेल में, मेल की बात कर रहे हैं। जब एक तो FSH और LH कम बनेंगे, जब FSH और LH कम बनेंगे तो एक्सिस खराब हो गया। उससे क्या होता है, उससे टेस्टिकुलर साइज कम हो जाता है। उससे क्या होता है, टेस्टिस का साइज कम हो जाता है, टेस्टिकुलर साइज कम हो जाता है। जो बंदे बाहर से अपना ये लेते हैं टेस्टोस्टेरोन, उनमें टेस्टिस का साइज छोटा रह जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो आपका ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टेस्टिस एक्सिस है वो खराब हो जाता है। पीछे से LH और FSH नहीं आते, टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं बनता। तो क्या होता है, टेस्टिकुलर साइज उन बंदों में कम हो जाता है। और उनमें क्या होता है, एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया का मतलब क्या है कि उनमें स्पर्म प्रोडक्शन भी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा था टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, स्पर्म्स को है। तो अगर एक बंदा बाहर से टेस्टोस्टेरोन ले रहा है तो उसमें जो टेस्टिस होंगे उनका साइज छोटा रह जाएगा। और क्या होगा, उसमें एजोस्पर्मिया होगा, उसमें क्या होगा, एजोस्पर्मिया होगा। इसलिए बाहर से कभी भी आपने टेस्टोस्टेरोन नहीं लेना जिम की खातिर। ये जिम जिम वाले जो होते हैं ये बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन ले रहे होते हैं बाहर से। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप इसका अब्यूज करते हो, मतलब आप बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बाहर से लेते हो, ठीक है। अब अगर आप इसका क्या करते हो, अब्यूज करते हो, तो क्या होगा, अगर आप टेस्टोस्टेरोन का अब्यूज करते हो तो क्या होगा कि एरिथ्रोसाइटोसिस, ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये क्या करता है, एरिथ्रोसाइटोसिस कराता है। एरिथ्रोसाइटोसिस का मतलब है कि ये आरबीसीज को बढ़ाता है, ठीक है। नंबर ऑफ आरबीसीज बढ़ जाते हैं बाय टेकिंग टेस्टोस्टेरोन। उसके अलावा अग्रेशन, अग्रेशन जो इसमें ना मूड चेंजेस बहुत आते हैं। जो मेल अगर बाहर से टेस्टोस्टेरोन ले रहा है तो उसको गुस्सा बहुत आएगा, उसमें एग्रेशन बहुत ज्यादा होगी। और अगर फीमेल लेती है, अगर फीमेल की हम बाद में बात करते हैं, अगर मेल लेता है तो उसमें एग्रेशन होगी। और जो मेल होगा उसमें एक तो उसको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, उसको उसके मूड बहुत ज्यादा चेंज होंगे। उसके अलावा उसमें एक्नी होगा, उसमें क्या होगा, एक्नी होगा। प्लस उसमें क्या होगा, गायनिकमेस्टिया। ठीक है, अगर मेल टेस्टोस्टेरोन का अब्यूज करता है तो उसमें क्या होगा, गायनोकमेस्टिया। गायनोकमेस्टिया हम किसको कहते हैं, अगर मर्दों में औरतों जैसी ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो इसको हम कहते हैं गायनोकमेस्टिया। मेल में अगर फीमेल लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो इसको हम कहते हैं गायनोकमेस्टिया। अगर बाहर से कोई बंदा टेस्टोस्टेरोन ले रहा है तो उसमें आरबीसी ज्यादा हो जाएंगे, उसमें एग्रेशन होगा, उसमें एक्नी होंगे, और उसमें क्या होगा, गायनोकमेस्टिया होगा। और उसमें क्या होगी, टेस्टिस एट्रोफी होगी। उसमें क्या होगी, टेस्टिस एट्रोफी होगी, मतलब कि उसके टेस्टिस छोटे रह जाएंगे। टेस्टिस और इवन पीनस भी छोटा रह जाता है। उसके बाद अगर फीमेल लेती है, अगर मेल लेता है तो उसमें ऊपर वाले सिम्टम्स होंगे। अगर कोई फीमेल बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेती है या उसमें एंड्रोजन ज्यादा होते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें विरिलाइजेशन होगी। ये विरिलाइजेशन जो है ना ये एक ब्रॉड टर्म है, इसमें आपने याद रखना है कि जो शकीला होगी वो शकील बन जाएगी, जो शकीला होगी वो शकील बन जाएगी। मतलब विरिलाइजेशन का मतलब होता है कि मेल लाइक कैरेक्टर्स इन फीमेल। अगर औरतों में मर्दों जैसे कैरेक्टर्स आ जाएं तो इसको हम कहते हैं विरिलाइजेशन। इसमें क्या होगा, हिरसुटिज्म होगा। हिरसुटिज्म, हिरसुटिज्म का मतलब होता है कि जो शकीला होगी या कोई भी जो भी टेस्टोस्टेरोन बाहर से ले रही होगी उसके चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा एक्नी होगा, उसको स्वेयर एक्नी होगा। और क्या होगा, उसकी ब्रेस्ट एट्रोफी होगी। अगर फीमेल बाहर से लेती है
तो उसकी ब्रेस्ट ब्रेस्ट छोटी हो जाएगी। अगर मेल लेता है तो उसकी ब्रेस्ट बड़ी हो जाएगी, उलट होगा, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं करने। उसके अलावा उसके अलावा अगर वो बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेती है तो उसमें क्या होगा, मेल लाइक बाल्डनेस। उसमें क्या होगी, मेल लाइक बाल्डनेस। उस जैसे इसमें मर्दों में गंजापन होता है, औरतों में भी सेम वैसे ही वो गंजी होना शुरू हो जाएगी, मेल लाइक बाल्डनेस, अगर वो बाहर से लेती है। और सबसे अहम बात, अगर फीमेल टेस्टोस्टेरोन लेती है तो उसमें डिप्रेशन होगी, उसमें एग्रेशन नहीं होगी, उसमें डिप्रेशन होगी। अगर मेल टेस्टोस्टेरोन लेता है तो उसमें एग्रेशन होगी, उसमें गुस्सा होगा। लेकिन अगर फीमेल बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेती है तो उसमें डिप्रेशन होगी। ये साइकेट्री का सवाल है। अगर जो मेल है वो बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेता है तो अग्रेशन होगी, अगर फीमेल बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेती है तो उसमें क्या होगी, डिप्रेशन होगी। इसको लिख लें अपनी बुक पे। ठीक हो गया? बताएं, समझ आ गई है इसकी, एंड्रोजन की समझ आ गई है? मसला तो नहीं रह गया कोई? अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, बाद में आपको किसी ने नहीं समझाना। चले जी, हम आगे चलते हैं। अब हमारा ये भी हो गया, अब हम बस प्यूबर्टी पे बात करते हैं। बिल्कुल आसान सी बातें हैं, दो चार रह गई हैं, फिर हम ये खत्म करके फिर हम यस, फैट फ्री मैश। ये जो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है ना, ये फैट को कम करता है और उसको मसल को ज्यादा करता है। इसलिए ये जिम वाले लोग इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं ताकि उनके मसल बड़े बड़े हो जाएं। लेकिन उस उन इन चक्रों में उनके फिर काफी ज्यादा उनको साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ता है। ओके जी, हम आगे चलते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई है बात। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और अब हम बात करते हैं अगले पेज की, ये वाला। ठीक है, अब ये जो आपके सामने डायग्राम शो हो रही है, इट इज टेनर स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। टेनर एक बड़ा अच्छा बंदा था, उसने क्या किया, उसने इसको स्टडी किया और सेक्सुअल डेवलपमेंट की उसने स्टेजेस बनाई। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। ठीक है, इसमें इसको मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। इसमें आपने जो चीज समझनी है वो ये है कि जो फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, जो फीमेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, जो उसमें ब्रेस्ट बड बनता है, सबसे पहले ना एक चीज बनती है, इसको हाईलाइट कर लें, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेज 2 में। जो फीमेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट कब बनता है, फीमेल में जो ब्रेस्ट बड है वो किस स्टेज में बनता है, वो स्टेज 2 में बनता है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं थलार्क, इसको हम क्या कहते हैं, थलार्की, इसको हम क्या कहते हैं, थलार्की। फीमेल में जो ब्रेस्ट का बड बनता है इसको हम थलार्की कहते हैं, इसको हम गायनी में दोबारा भी पढ़ेंगे। और और जो प्यूबिक हेयर की फॉर्मेशन है इसको हम क्या कहते हैं, प्यूबार्की। ठीक है, प्यूबार्क भी इसको कहते हैं या प्यूबार्की भी कहते हैं। ठीक है, तो जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है इसको हम कहते हैं थलार्की, और जो प्यूबिक हेयर की डेवलपमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्यूबार्की। अब जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 है, इट इज प्री प्यूबर्टल, इट इज प्री प्यूबर्टल। फीमेल में 8 साल से पहले और मेल में 9 साल से पहले। अभी हम ये पढ़ते हैं, टेंशन नहीं ले रही है 9 और 8 क्या है। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 में कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती, ना कोई सेक्सुअल हेयर होता है, कुछ भी नहीं होता। जो फ्लैट चेस्ट होती है वो भी फ्लैट होती है। लेकिन जैसे ही वो 8 से 11.5 साल, जब 8 से 11 साल 11.5 साल तक फीमेल या मेल एंटर होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें प्यूबिक हेयर भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और उसमें जो मेल होगा उसमें टेस्टिस बड़े होना शुरू हो जाएंगे, और जो फीमेल है उसमें क्या बनेगी, उसमें थलारकी बनेगी। ये एमसीक्यूज है। थलारकी कब आती है, थलारकी आती है स्टेज 2 पे, स्टेज 2 पे। और किन किन सालों में आती है, 8 से 11.5 साल पे। जो थलारकी है, जो ब्रेस्ट बड है, वो कब बनता है, 8 से 11.5 साल। और स्टेज 2 में। ये अहम एमसीक्यूज है, इसको लाजमी करना, यहाँ पे लिख भी लो, एमसीक्यूज है ये वाला एमसीक्यूज है। जो थलारकी वो कब होती है, वो होती है किसमें होती है, इसमें जो ब्रेस्ट बड है वो कब बनता है, स्टेज 2 में बनता है, और 8 से 11.5 साल का बनता है। और इसी में प्यूबार्की भी होती है। ठीक है, इसमें थोड़े थोड़े प्यूबिक हेयर भी आना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपने उसको आपको उसने डायग्राम पे समझाया भी हुआ है। उसके अलावा आती है स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होता है, देखो, जो इसमें एक ये अहम बात है, ये अहम बात है, देखो इसको ध्यान से करना। जो स्टेज 2 थी, स्टेज 2 में प्यूबिक हेयर बनते हैं, प्यूबिक हेयर बनते हैं, लेकिन वो फाइन होते हैं, वो सीधे होते हैं, वो करली नहीं होते। इधर लिखे भी, जो स्टेज 2 होती है इसमें जो प्यूबिक हेयर होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेज स्टेज 2 में प्यूबिक हेयर क्या होते हैं, फाइन होते हैं, वो ना बड़े नरम मुलायम होते हैं। लेकिन लेकिन जैसे ही स्टेज 2 हिट होती है, जैसे ही 11.5 या 12 साल गुजरते हैं, तो जो आप प्यूबिक हेयर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कोर्स हो जाते हैं, वो करली हो जाते हैं। तो करली हेयर किस में होंगे, करली हेयर होंगे स्टेज 3 में, और फाइन हेयर किस में होंगे, स्टेज 2 में। ये अहम बात है। फाइन हेयर किस में होंगे, स्टेज 2 में, और करली हेयर किस में होंगे, स्टेज 3 में। और उसके उसके अलावा उसने लिखा हुआ है कि पीनस साइज और ब्रेस्ट लेंथ ज्यादा हो जाती है। बस इसमें जो समझाने वाली बात थी वो यही थी। जो मेंस्ट्रुएशन है, मेंस्ट्रुएशन 12 साल के बाद स्टार्ट होती है। 12 से लेके 15 साल जो है वो नॉर्मल एज ऑफ आर मेनार्की, इसको हम कहते हैं मेनार्की। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के स्टार्ट को मेनार्की कहते हैं। ये 12 साल से स्टार्ट होती है तकरीबन। ठीक हो गया? ओके, जो स्टेज 4 है, स्टेज 4 में क्या होता है, जो कोर्स हेयर है अक्रॉस प्यूबस,
जो स्टेज 4 है उसमें जो प्यूबिक हेयर होते हैं वो प्यूबस को वो प्यूबस के आगे भी चले जाते हैं, और पीनस की विड्थ और ग्लैंड्स में इजाफा होता है, और ब्रेस्ट और ज्यादा बड़ी हो जाती है, एंड रेज्ड एरियोला, ठीक है, एरियोला माउंट ऑन माउंट, मतलब ये सारा उसने बातें लिखी है, इसको आपने पढ़ लेना है। उसके बाद जो स्टेज 5 है, स्टेज 5 में क्या होता है कि जो कोर्स हेयर है अक्रॉस प्यूबिस एंड मेडियल थाई, जो स्टेज 5 है उसमें जो प्यूबिक हेयर होते हैं वो उसके प्यूबिस को भी क्रॉस कर जाते हैं, और उसकी जो थाई है, जो उसकी थाई या थाई के मीडियल पार्ट में भी जमा हो जाते हैं। तो इन ये हेयर्स में आपने लाजमी याद रखना है, लेकिन जो इसमें हेयर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि स्टेज 2 में जो हेयर्स होते हैं वो फाइन होते हैं, वो मुलायम होते हैं, जिस तरह आपके सर के बाल है। लेकिन जब स्टेज 3 आती है, जब 12 साल गुजरते हैं, तो यही जो हेयर होते हैं वो कर्ली होना शुरू हो जाते हैं, वो कर्ज बन जाते हैं उनके, इसको हम कहते हैं कोर्सनिंग ऑफ प्यूबिक हेयर। और जैसे स्टेज 4 होती है, तो ये जो प्यूबिक हेयर है ये क्रॉस कर जाता है किसको, प्यूबिस को। और जैसे स्टेज 5 होती है 15 साल से ऊपर, तो जो उसकी मीडियल थाई होती है उसमें भी हेयर ग्रोथ हो जाती है। ठीक हो गया, इसको आपने सिर्फ एक दफा पढ़ लेना, ज्यादा मैं इसको नहीं समझाऊंगा क्योंकि आसान सी बातें और डायग्राम भी बनी हुई है, तो आप इसको कर सकते हो। मुझे बता दें अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो बता दें, वरना इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी की। तकरीबन हमारे 9-10 बज चुके हैं, हम 5 मिनट में इसको खत्म करते हैं, फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि हमने आज सीखना था। ठीक है, तो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी क्या होती है? प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, उसमें मेनार्की, थलार्की या प्यूबार्की में अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी का मतलब क्या है कि अगर एज से पहले प्यूबर्टी आ जाए तो इसको हम कहते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। इसको हम क्या कहते हैं? प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। तो अभी हमने पढ़ा कि जो प्यूबर्टी है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर हैं, वो कब आते हैं? वो आते हैं 8 साल पे। वो कब आते हैं? 8 साल पे। तो अगर अगर क्या हो, अपेयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स, अगर एक लेडी है, अगर एक लड़की है, लेडी नहीं है, अपेयरेंस ऑफ सेकेंडरी करेक्टर्स, अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी करेक्टर्स, और सेकेंडरी करेक्टर्स की हमने बात की थी कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट और उसके जो प्यूबिक हेयर की डेवलपमेंट है, इसको हम सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर कहते हैं। तो अगर एक लड़की है, अगर उसमें सेकेंडरी करेक्टर्स हैं, जो उसमें सेकेंडरी करेक्टर्स हैं, अगर वो अपेयर हो जाएं, ठीक है, अगर वो अपेयर हो बिफोर बिफोर 8 ईयर, ठीक है, अगर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स लड़की में 8 साल से पहले अपेयर हो, और अगर वो मेल है तो मेल में 9 साल से पहले, मेल 9 साल और लड़की में 8 साल से पहले अगर वो अपेयर हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। इसको हम क्या कहते हैं? प्रीकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। और इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि वो जो लड़की होती है उसमें सेक्स हार्मोन का क्या है? एक्सपोजर है। उसमें क्या है? सेक्स हार्मोन का क्या है? एक्सपोजर है बाहर से। सेक्स हार्मोन एक्सपोजर मतलब कि या वो बाहर से टेस्टोस्टेरोन वगैरह ले रही है, या ये सेक्स हार्मोन ले रही है, या फिर उसमें अंदर अंदर अब नॉर्मल प्रोडक्शन हो रही है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि या तो उसको सेक्स हार्मोन का एक्सपोजर है, या फिर उसके अंदर क्या हो रही है? प्रोडक्शन हो रही है। तो इसको हम कहते हैं, या फिर वो क्या इसको हम कहते हैं एक्सोजीनियस स्टीरॉइड। अगर एक लड़की, छोटी लड़की, वो एक्सोजीनियस स्टीरॉइड ले रही है, एक्सोजीनियस स्टीरॉइड, तो उसमें क्या होगा? प्रीकॉशियस प्यूबर्टी होगा। उसके 8 साल से पहले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाएंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाएंगे। बाहर से टेस्टोस्टेरोन कैसे लेगी? अगर वो जिम कर रही है तो टेस्टोस्टेरोन लेगी। वो स्टीरॉइड लेगी तो स्टीरॉइड लेने से भी क्या होता है? सेकेंड प्रीकॉशियस प्यूबर्टी होती है। ओके, ये सबसे अहम बात ये है जो अभी आई है, दैट इज कंजनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, कंजनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। ये बहुत अहम बात है, ये मैंने आपको एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ाई थी बड़ी डिटेल में। अगर कोई लेडी मतलब लेडी तो खैर क्या, वो अगर कोई बच्ची छोटी है और वो पैदा होती है कंजनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया के साथ, उसमें क्या है? कंजनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया है। अगर वो मर्द है या मतलब बेबी या चाहे वो गर्ल है या बॉय है, तो अगर उसमें क्या है? सी एच है, इसको हम कहते हैं कंजनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। जो उसका एड्रीनल ग्लैंड है वो बड़ा है। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या बनाता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड्रोजन बनाता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या बनाता है? एंड्रोजन बनाता है। तो एंड्रोजन क्या कर देंगे उसको? पहले उसकी प्यूबर्टी क्या हो जाएगी? जल्दी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? उसमें कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया है, जिसकी वजह से क्या होगा? एंड्रोजन ज्यादा होंगे। एंड्रोजन ज्यादा होने से क्या होगा? वो जल्दी प्यूबर्टी हिट कर जाएगी। वो जल्दी प्यूबर्टी हिट कर जाएगी या कर जाएगा। और इसमें सबसे अब यहाँ ये ना बड़ी कंफ्यूजिंग लाइन यहाँ पे बुक ने लिखी हुई है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, पहले उसने ये बताया है कि जो एंड्रोजन हैं ये लीनियर ग्रोथ को ज्यादा करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? लीनियर, ये क्या इसमें क्या होगी? इसमें लीनियर ग्रोथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। कि जो लीनियर ग्रोथ है ज्यादा, देखो मैं आपको बुक से पढ़ाता हूँ, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये बुक की ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लाइन उसने लिख दी है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि ये उसने लिखा क्या है। बुक पे चलते हैं। ये देखो, उसने ये लिखा हुआ है कि अगर वो एक्सपोज होती है, ठीक है, ये देखो, इंक्रीज इंक्रीज सेक्स हार्मोन एक्सपोजर,
मतलब कि अगर उसमें सेक्स हार्मोन का एक्सपोजर ज्यादा होता है तो यहाँ फिर प्रोडक्शन ज्यादा होती है, तो इंक्रीज लीनियर ग्रोथ, उसकी ग्रोथ जो लंबाई में ग्रोथ उसकी ज्यादा होगी। सोमैटिक एंड स्केलेटल मैच्योरेशन, कि उसका स्केलेटल भी जल्दी मैच्योर हो जाएगा और उसके जो ये सोमैटिक है ये भी जल्दी मैच्योर हो जाएगा। लेकिन आगे उसने ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है कि प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ एपिफेजियल प्लेट्स दैट काजेस शॉर्टर स्टेचर। ये बात समझने वाली, इन दोनों को मिक्स नहीं कर देना कि उसने यहाँ पे शॉर्ट स्टेचर लिखा हुआ है और ऊपर उसने लीनियर ग्रोथ लिखा हुआ है। लीनियर ग्रोथ उसका नॉर्मल फंक्शन है। जो ये आपके हार्मोन्स होते हैं ये लीनियर ग्रोथ कराते हैं। आपने जो टेस्टोस्टेरोन है जब मर्दों में ही आता है तो ये क्या करता है, एक तो ये एपिफिजियल प्लेट को क्लोज करता है, और ये ना जो मर्दों जो लोगों ये जो लड़के होते हैं इनकी अचानक ग्रोथ जो बढ़ती है इट इज ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन। जब वो प्यूबर्टी हिट करते हैं तो इट इज ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन। अब उसने ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा है और उसमें सेक्स हार्मोन का बहुत ज्यादा एक्सपोजर है तो उसमें क्या होगा, उसमें प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ एपिफिजियल प्लेट हो जाएगा। एपिफिजियल प्लेट क्या होती है इसको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, जो बोन होती है ना, फर्ज करो ये क्या है, एक बोन है, ठीक है, ये क्या है, बोन है। तो यहाँ करके ना एक प्लेट होती है, इसको हम कहते हैं एपिफिजियल प्लेट। बोन की जो लेंथ में इजाफा होता है इट इज ड्यू टू दिस प्लेट, इट इज एपिफिजियल प्लेट। ये क्या है, एपिफिजियल प्लेट है। तो जो बोन की ग्रोथ में इजाफा होता है इट इज ड्यू टू एपिफिजियल प्लेट। अब जो टेस्टोस्टेरोन होता है, जो ये एंड्रोजन है, ये क्या करते हैं, एपिफिजियल प्लेट को क्या कर देते हैं, क्लोज करते हैं, ताकि बोन और ज्यादा ना बढ़े, ताकि लंबाई में इजाफा ना हो। तो उसने ये आपको बात इन दोनों को ना थोड़ा कंफ्यूज करके लिखा हुआ, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो लीनियर ग्रोथ है ये उसने नॉर्मल उसका फंक्शन बताया हुआ है। लेकिन अगर उसमें ज्यादा हो जाए, अगर सेक्स हार्मोन ज्यादा हो जाए तो उसमें क्या होगा, जो एपिफिजियल प्लेट है वो एपिफिजियल प्लेट जल्दी क्लोज हो जाएगी। जब एपिफिजियल प्लेट जल्दी क्लोज होगी तो उसकी जो बोन की लेंथ में इजाफा नहीं होगा, तो उसका कद इतना नहीं बढ़ेगा, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट स्टेचर। ठीक है, शॉर्ट स्टेचर होगा। अगर एक बंदा टेस्टोस्टेरोन ले रहा है बाहर से या उसमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बन रहा है तो उसका क्या होगा, शॉर्ट स्टेचर होगा। समझ आई है या नहीं आई, ये बताएं मुझे। ये कंफ्यूजिंग लाइन लिखी है फर्स्ट एड वाले ने, जल्दी बताएं समझ आई है या नहीं आई। चलें जी, आई होप कि समझ आ गई है। कुछ स्टूडेंट तो कह रहे हैं कि समझ आ गई है, बाकी मुझे नहीं पता कि समझ आई है या नहीं आई। ठीक है, हम वापस चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो इसकी जो टाइप्स हैं, इसकी दो टाइप्स हैं। ये जो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है इसकी टाइप्स कौन कौन सी, एक है सेंट्रल, ठीक है, और एक है पेरिफेरल। तो सेंट्रल में क्या होगा, ठीक है, सेंट्रल हम पहले पढ़ लेते हैं। तो सेंट्रल में उसने ये लिखा हुआ है कि सेंट्रल में क्या होगा, जो सेंट्रल है, सेंट्रल में हमें नहीं पता, GnRH ज्यादा होता है। GnRH, सेंट्रल का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल होता है उसमें GnRH क्या होता है, ज्यादा होता है। ये क्या है, इडियोपैथिक है, ये मोस्ट कॉमन है। हमें पता नहीं होता रीजन क्या है, लेकिन ये क्या है, इट इज मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, और इट इज इडियोपैथिक। और इसमें क्या होता है, जो अर्ली एक्टिवेशन ऑफ HPO एक्सिस, ठीक है, HPO एक्सिस अगर वो लेडी है तो उसमें हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और ओवेरियन जो एक्सिस है वो जल्दी से एक्टिवेट हो जाता है। या फिर अगर उसको CNS का ट्यूमर है तो जाहिर बात है, अगर उसको ब्रेन का ट्यूमर है, ब्रेन में कई जगह पे ट्यूमर है, तो उसको क्या हो जाएगी, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो जाएगी। उसके बाद उसने लिखा हुआ है पेरिफेरल। तो इसकी पेरिफेरल कौन सी टाइप है, पेरिफेरल में इसका क्या आता है, पेरिफेरल। ठीक है, पेरिफेरल, पेरिफेरल में क्या होगा, पेरिफेरल में अभी तो हमने पढ़ा कि जो सेक्स हार्मोन है ये कहाँ पे बनते हैं, तो पेरिफेरल में उसने कहाँ पे बनते हैं, ये आपके बनते हैं उसमें अपना एड्रीनल ग्लैंड में बनते हैं। तो फर्ज करें क्या है कि पेरिफेरल में एक तो उसका एक्सोजीनस लेयर है, मतलब कि अगर वो लेडी है या लड़का है तो अगर वो एक्सोजीनस स्टीरॉइड लेता है तो उससे भी उसको क्या हो जाएगी, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो जाएगी, अगर वो एक्सोजीनस लेता है। या फिर उसको क्या है, कंजनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, या उसको क्या है, कंजनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, कंजनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया है। या फिर उसको क्या है, उसको एस्ट्रोजन सेक्रीटिंग ओवेरियन ट्यूमर है। एस्ट्रोजन सिक्रीटिंग ओवेरियन ट्यूमर, एस्ट्रोजन सिक्रीटिंग ओवेरियन ट्यूमर, के जो एस्ट्रोजन को सिक्रीट कर रहे थे सेल्स उनका क्या है, ट्यूमर है। और मुझे बताना एस्ट्रोजन सिक्रीटिंग सेल्स कौन से थे, एस्ट्रोजन सिक्रीटिंग ट्यूमर, एस्ट्रोजन सिक्रीटिंग ट्यूमर। उसके अलावा अगर फर्ज करो उसको अगर वो मेल है तो उसमें जो लेडिक सेल है, लेडिक सेल क्या पैदा करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। तो अगर लेडिक सेल का ट्यूमर है तो जो लेडिक सेल पैदा करेंगे वो ज्यादा होगा। तो लेडिक सेल क्या पैदा करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा ज्यादा। और जो एस्ट्रोजन सिक्रीटिंग ट्यूमर है ये किसी ने भी माशाल्लाह आंसर नहीं देने की जहमत की। तो जो एस्ट्रोजन कहाँ से बनता है, एस्ट्रोजन ओवरी में कहाँ से बनता है, ग्रेनुलोजा सेल से, ग्रेनुलोजा सेल। तो फर्ज करें ग्रेनुलोजा सेल का ट्यूमर है तो क्या होगा, उसको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होगी। ठीक हो गया, लेडिक सेल का अगर वो मर्द है तो अगर उसमें लेडिक सेल का ट्यूमर है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा और उसको क्या होगी, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होगी। ओके, ये तो हो गई प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। अब आती है डिलेड प्यूबर्टी। अगर जो प्यूबर्टी है वो डिले हो जाए, अगर प्यूबर्टी क्या हो जाए, डिले हो जाए, तो क्या होता है, ये क्यों होता है। तो एब्सेंस ऑफ, ठीक है, एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी करेक्टर्स, मतलब कि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स अगर ना आए, अगर एब्सेंट रहे करेक्टरिस्टिक्स अगर ना आए किस में, बाय द एज ऑफ 13 ईयर इन फीमेल,
अगर 13 साल तक, ठीक है, 13 साल तक, 13 ईयर किस में, फीमेल में, 13 साल तक अगर फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ना आए, और 14 साल तक अगर मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ना आए, तो इसको हम कहते हैं डिलेड प्यूबर्टी। इसको हम क्या कहते हैं, डिलेड प्यूबर्टी कहते हैं। और इसकी कॉजेज क्या है, इसकी कॉजेज मोस्ट कंफ्यूजिंग है, इसकी कॉजेज को ध्यान से सुनना जरा। इसकी कॉजेज ना दो हैं, ठीक है, इसकी कॉजेज दो हैं। दो कॉजेज क्या हैं, अब ये ना बड़े कंफ्यूजिंग नाम है इनके, लेकिन इसके आगे ना आपने लिखना है जो मैं आपको लिखवाऊंगा। पहला नाम है इसका हाइपर हाइपर गुनेडोट्रोपिक, हाइपर गुनेडो हाइपर गुनेडोट्रोपिक, हाइपर गुनेडोट्रोपिक हाइपोगुनेडो हाइपो हाइपोगोनेडिज्म। दोबारा इसका नाम सुने, हाइपर गुनेडोट्रोपिक। हाइपर गुनेडोट्रोपिक का मतलब क्या है कि जो गुनेडोट्रोफिक हार्मोन है वो क्या है, ज्यादा है। मतलब कि GnRH, ये हार्मोन की बात कर रहा है, GnRH यहाँ पे लिखे भी आगे ब्रैकेट में हार्मोन लिखे, जो ग्नेडो हार्मोन है वो ज्यादा है। लेकिन जो हाइपोगुनेडिज्म का मतलब क्या है कि जो गुनेड्स हैं, जो ओवरीज और टेस्टीज हैं, ये छोटे हैं, इनका साइज क्या है, थोड़ा है। ठीक है, तो इनमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या लिखा हुआ है। हाइपर गुनेडोट्रोफिक का मतलब क्या है कि हार्मोन ज्यादा है, हाइपर है। और गुने हाइपोगुनेडिज्म का मतलब क्या है कि गुनेड का साइज कम है। अब ये जो इसमें उसने वजह लिखी हुई है, इसमें वजह उसने ये लिखी हुई है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम लिखा हुआ है जो कि हमने कल पढ़ना है, टर्नर सिंड्रोम लिखा हुआ है, या फिर गुनेड की इंजरी हो जाती है, या कीमोथेरेपी है, या रेडियोथेरेपी है, या इन्फेक्शन होता है। और जरा मैं आपका नॉलेज चेक करना चाहता हूँ, मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी डिजीज है मर्दों में, अगर वो हो जाए तो उसमें जो टेस्टीज है वो भी खराब हो जाती हैं। मैं हिंट आपको देता हूँ कि वो वायरल डिजीज है, उसकी हम कोई खास ट्रीटमेंट नहीं करते, और उसमें जो पैरोटिड ग्लैंड है उसका इन्फेक्शन होता है। बट ये अब तो मैंने सारे बता दिया यार आपको। कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि इनफर्टिलिटी कॉज करा सकती है मर्दों में। अच्छा, जो अगर उनके गुनेड्स खराब हो गए हैं तो जाहिर बात है, अगर गुनेड्स खराब हो गए हैं तो क्या होगा, गुनेड्स का साइज कम होगा, लेकिन पीछे से हार्मोन फीडबैक की वजह से ज्यादा होगा, तो इसको हम कहते हैं हाइपर गुनेडोट्रोपिक हाइपोगुनेडिज्म। लेकिन जो दूसरी वजह है, दूसरी उसने वजह ये लिखी हुई है हाइपोगुनेडोट्रोपिक, कि अगर सेंट्रल मसला हो, हाइपोगुनेडोट्रोपिक, हाइपोगुनेडोट्रोपिक से हाइपोगुनेडोट्रोपिक के आगे लिखें कि इसमें हार्मोन कम होंगे, इसमें जो टेस्टिस और ओवरीज होंगी वो क्या होंगी, वो नॉर्मल होंगी, लेकिन जो आपका गुनेड्स होंगे वो क्या, गुनेड्स भी छोटे होंगे, हाइपोगुनेडिज्म। मैं इन दोनों के नामों पे आपने नहीं जाना माशाल्लाह, बस डॉक्टर अदनान ने आंसर बताना था, बाकी का कोई जेन नहीं है पढ़ने का। मैं दोबारा अपना क्वेश्चन पूछता हूँ जी, डॉक्टर निमरा, बाकी कहाँ गए हैं सारे लावे। जी बताएं जरा, डॉक्टर जबीउल्लाह आप भी बताएं कि कौन सी ऐसी डिजीज है मर्दों में जो कि वायरल डिजीज होती है, उसका हम खास इलाज भी नहीं करते, लेकिन वो इनफर्टिलिटी कॉज करा देती है। यस, एक आंसर आया और वो बिल्कुल सही आंसर है, डेट इज मम्प्स। डेट इज मम्प्स, वो पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन है, मम्प्स। ठीक है, और ये वायरल डिजीज है, और लेकिन अगर ये नीचे टेस्टिस तक फैल जाए तो ये उसको इनफर्टाइल भी कर देती है मर्द को। तो ये उसमें रॉबिन्स में लिखा हुआ है ये बात, और माशाल्लाह किसी को नहीं आती। तो चले कोई बात नहीं है, अब आपको आनी चाहिए। आइंदा अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने भूलना नहीं है, जो मम्प्स होता है ना, मम्प्स, मम्प्स इसको हम कन पेड़ा भी कहते हैं, उर्दू में कन पेड़े भी कहते हैं ना, जो पैरोटिड ग्लैंड होता है इसकी वो हो जाता है, स्वेल हो जाता है, मम्प्स। तो इसको हम कन पेड़े भी कहते हैं, और इसका हम खास ट्रीट नहीं करते क्योंकि ये वायरल डिजीज है। लेकिन अगर हम इसको ट्रीट ना करें, लेकिन इसकी एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि इसकी जो एंटीबॉडीज होती हैं ये नीचे टेस्टिस तक आ जाती हैं, और अगर ये टेस्टिस तक आ जाए तो ये टेस्टिस को खराब कर देती है, जिससे इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। ठीक हो गया, तो मम्स इज द आंसर, और माशाल्लाह कोई भी नहीं बता रहा। खैर हम आगे चलते हैं। हाइपोगुनेडोट्रोपिक का मतलब है कि हार्मोन कम है, और हाइपोगुनेडिज्म का मतलब क्या है कि गुनेड्स कम है। ठीक है, गुनेड का साइज छोटा है, जो गुनेड्स हैं वो भी छोटे हैं। तो गुनेड छोटे हैं और हाइपोगुनेडिज्म है। जो हाइपरगुनेडोट्रोपिक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो मसला होता है वो टेस्टिस छोटी होती हैं, जो ओवरीज छोटी होती हैं। और कल हम पढ़ेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, और उसमें ही आता है। लेकिन जो आपका हाइपोगुनेडोट्रोपिक है, इसमें आपकी वो वाली चीजें आती हैं जो कि क्या करती हैं, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती हैं, जिसमें उसने एक लिखा हुआ है कालमान सिंड्रोम। ठीक है, कैलमैन सिंड्रोम। कैलमैन सिंड्रोम हम आगे भी पढ़ेंगे, आगे लिखा हुआ है आपकी पैथोलॉजी में लिखा हुआ है। लेकिन कालमान सिंड्रोम में क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस होता है ना, जो हाइपोथैलेमस होता है वो खराब होता है। हाइपोथैलेमस जीएनआरएच नहीं बनाता, जब जीएनआरएच नहीं बनाता तो हार्मोन्स कम होते हैं, जिससे गुनेड्स भी कम रह जाते हैं, और क्या हो जाता है, डिलेड प्यूबर्टी होती है। और ये जो कालमैन सिंड्रोम है, इसका जो सबसे अहम पॉइंट है, ये जो बंदा आता है ना कालमैन सिंड्रोम का, इसको कोई स्मेल नहीं समझ आती, ये इसको एनोस्मिया होता है। इसको क्या होता है, एनोस्मिया। ये जो भी चीज सूंघता है ना, ये इसकी सूंघने की पावर नहीं होती, इसको एनोस्मिया होता है। ये कोई भी चीज सूंघ नहीं सकता। ठीक हो गया, तो एनोस्मिया होता है इसको। जी अब मुझे बताएं, ये आपको समझ आई है या इसमें मसला हो गया कोई, आपका सवाल है तो बताएं। डॉक्टर अभी पूछते हैं जी मैक्यूनी सिंड्रोम क्या होता है।
डॉक्टर अभी ये जो मैक्यूनी सिंड्रोम है ना, ये आपकी अफेक्ट करता है, आइज को अफेक्ट करता है, उसके अलावा एक मिनट, ये आइज को इफेक्ट करता है, उसके अलावा इसको टेस्टिस और मतलब गुनेड्स को इफेक्ट करता है, और एक दो चीजों को इफेक्ट करता है, ये मैंने पढ़ा था इसके बारे में। और ये ना एक सिंड्रोम है पूरा, तो इसको उसमें ये नर्वस सिस्टम में लिखा हुआ है, ये मैक्यूनी सिंड्रोम, तो इसको हम वहां पे पढ़ेंगे। फिलहाल मेरे ना जेहन से वो निकल गया इसका सारा कंसेप्ट। चलें जी, आई होप कि आपको बातें मेरी समझ आ चुकी हैं। आज का हमारा टॉपिक खत्म हो गया, अभी 15 मिनट बाकी हैं। जिसने लीव करना है वो कर सकता है, हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। लेकिन हम एक बात डिस्कस करने लगे हैं कि जो फीमेल होती हैं, अगर आपके इर्द गिर्द कोई इनफर्टाइल फीमेल है, तो अगर आप उसको उसकी हेल्प करना चाहते हो, तो आप उसकी कैसे हेल्प करोगे। ठीक है, तो टॉपिक हमारा खत्म हो गया है, 15 मिनट तकरीबन बाकी रहते हैं। कल से हम इंशाल्लाह पैथोलॉजी स्टार्ट करेंगे। अब आपकी अपनी मर्जी है, आपने स्टे करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, अगर आपने लीव करना तो आप लीव कर सकते हो। ओके, हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास एक कपल आता है, वो इनफर्टाइल कपल है। ठीक है, वो क्या है, इनफर्टाइल कपल है। लेकिन इसको ना मैं स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये जो इनफर्टिलिटी है ना, इट इज वेरी वेरी ब्रॉड कंसेप्ट। इसका ना बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये आप नहीं सीख सकते सारी। लेकिन मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो कि काफी ज्यादा कॉमन है, जो कि मैंने हॉस्पिटल की प्रैक्टिस में देखी और बाकी बुक्स पे इधर उधर से देखी है। दूसरी बात, ये एजुकेशनल पर्पज के लिए, मैं ये आपको कभी नहीं कहूंगा कि आप इनफर्टिलिटी का इलाज शुरू कर दें। अगर कोई आपके इर्द गिर्द इनफर्टाइल कपल है, तो आप उसको गायनाकोलॉजिस्ट को रेफर करें। ये जो मैं आपको चीजें बताने लगा हूँ, इट इज ओनली फॉर योर इंटरेस्ट एंड ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पज। इसको आपने कोशिश ये करनी है कि आप इसको अप्लाई ना करो, ठीक है। लेकिन आप इसमें जो मेथड है, आप उनको अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास कोई कपल आता है इनफर्टाइल। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी की। आज हम सिर्फ फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करते हैं, फिर हम जब हमें टाइम मिला ना, हम मेल इनफर्टिलिटी की बात करेंगे। कि अगर एक फीमेल है वो इनफर्टाइल है, अगर एक फीमेल है वो इनफर्टाइल है, वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रही, तो आप उसकी कैसे कैसे मदद कर सकते हो। ठीक है, तो फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात करते हैं। अब जो फीमेल इनफर्टिलिटी है, फीमेल इनफर्टिलिटी, आपके पास एक कपल आता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब, हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई बेबी नहीं हुआ। तो आप कोई हमें तरीका बताएं। तो आप उसको कैसे करोगे, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, आप उसको कैसे गाइड करोगे। तो आपने उसको सबसे पहले दवाइयों पे नहीं लगा देना, सबसे पहले आपने उसको गाइड करना होता है। लेकिन आप उसको गाइड तभी करोगे अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है। आपने क्या कहना है, आपने सबसे पहले उसको फर्टाइल विंडो के बारे में बताना है। फर्टाइल विंडो आप में काफी स्टूडेंट को पता भी होगा क्या होती है, लेकिन अगर नहीं पता तो आप आज समझ ले फर्टाइल विंडो क्या होती है। फर्टाइल विंडो देखो, मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत क्लियर कट करके समझाया था, और आज आपको आई होप कि वो आता होगा। देखो, मुझे जरा आप बताना कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब एक लेडी होती है, उसको पहले दिन अगर ब्लीडिंग होती है, तो उसकी वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा डे होता है। जब उसको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो कौन सा डे होता है, जल्दी बताएं। यस, माशाल्लाह सारे बता रहे हैं कि फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग इज द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये आपने रूल बना लेना, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग इज फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब आपके पास एक लेडी आती है, लेकिन आप उस लेडी को फर्टाइल विंडो के बारे में कैसे बताओगे, पहले आपने खुद समझना, फिर आप आगे बताओगे। आपने क्या समझना है, देखो, फर्ज करो कि आपने जो फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग होती है, फर्ज करो कि ये क्या है, इट इज फर्स्ट डे। ठीक है, इट इज फर्स्ट डे। अब फर्स्ट डे में उसको क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। ठीक है, फर्स्ट डे को क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। अब ये क्या है, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अगर उसकी फर्ज करें 28 दिन की साइकिल है, अगर उसकी जो साइकिल है वो कितनी है, वो 28 दिन की साइकिल है, तो उसमें हमें पता है कि तकरीबन 14 दिन, ठीक है, 14 डेज के बाद क्या होगी, ओवुलेशन होगी। 14 डेज के बाद क्या होगी, ओवुलेशन होगी। अब ओवुलेशन पे हमें पता है कि ओवुलेशन पे क्या होता है, एग रिलीज होता है। अब एग जो होता है वो 48 आवर्स तक जिंदा रहता है, 48 आवर्स तक जिंदा रहता है। अगर उसको स्पर्म मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर स्पर्म ना मिले तो वो जाया हो जाता है। अब उसके बाद आता है आपका दूसरा फेज, और ये टोटल साइकिल कितना होता है, 28 डेज का होता है, 28 डेज का होता है। अब आपने उसको कैसे गाइड करना है। अब वो बेचारी, उस बेचारी को थोड़ी पता है कि ओवुलेशन क्या होती है, 14 दिन क्या होती है, 28 दिन क्या होते हैं। आपने उसको कैसे गाइड करना है, देखो, आपने उसको कहना है कि आपका आपका साइकिल कितने दिनों का है। वो कहती है कि तकरीबन 28 दिनों का, फर्ज करें वो 28 दिनों का कहती है। और फिर आपने उसको कहना है कि जब आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो, ठीक है, जब आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो उसके 12 दिन बाद, ठीक है, जब आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो, ब्लीडिंग से, ठीक है, जब आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो, ठीक ब्लीडिंग से 12 दिन बाद, ठीक है, 12 डेज लेटर, जब आपको पहले दिन, फर्ज करें वो कहती है कि मेरी पहली को ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, तो आपने कहना है 1 से लेके 12 तक, ठीक है, 12 तक आपने दिन काउंट करने हैं। जब 12 आ जाएगी, ठीक है, 12 दिन गुजर जाएंगे, तो फिर आपके पास बचता है 13, 14, 15 एंड 16, ठीक है, 13, 14, 15 एंड 16। ये जो 4 दिन है, ठीक है, ये 4 दिन आपने कहना है कि ये आपकी फर्टाइल विंडो है। आपने अपने हस्बैंड के साथ मिलना है इन दिनों में लाजमी।
ये जो 4 दिन हैं, दे आर हाईएस्ट, इनमें सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। सबसे पहला आपने उसको फर्टाइल विंडो के बारे में बताना है। कौन से दिन, जब आपने उसको कैसे गाइड करना है कि जिस दिन आपको पहले दिन ब्लीडिंग आई, अब वो फर्ज करें वो कहती है पहली पहली को ब्लीडिंग हुई, तो आपने कहना है जिस दिन फर्ज करें अगर आपको पहली को ब्लीडिंग हुई तो आपने 12 दिन तक वेट करना है। 12 दिन के बाद 13 तारीख को, 14 को, 15 को और 16 को, इन 4 दिनों में आपने लाजमी अपने हस्बैंड के साथ मिलना है। बल्कि 12 भी इसके अंदर ही काउंट करने हैं। 12, 13, 14, 15 एंड 16 आपने कहना है कि आपने इंटरकोर्स लाजमी प्लान करना है इन दिनों में। ये क्या है, इट इज फर्टाइल विंडो। और यकीन करें, मैं हॉस्पिटल जाता रहा हूँ, गायनाकोलॉजिस्ट सिर्फ इसी चीज यही बताने का 2-2 हजार फीस ले लेती है, लेकिन वो कुछ और बातें भी बताती है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो गायनाकोलॉजिस्ट होती है वो फर्टाइल विंडो के बारे में बताती है। वो कहती है कि आपने इन 5 दिनों में या इन 4 दिनों में लाजमी इंटरकोर्स करना है, आपने स्किप नहीं करना। अगर आप या आप इसमें वो इसका जो सही कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने स्किप नहीं करना, आपने रोज करना है। लेकिन अगर आप रोज नहीं कर सकते तो आपने 2 कंसेक्टिव डे स्किप नहीं करने, मतलब 2 दिनों में एक दिन लाजमी करना है इन 5 दिनों में। क्योंकि इन 5 दिनों में चांसेस हैं कि उसको क्या होगा, उसको ओवुलेशन होगी, और उसको जब ओवुलेशन होगी तो क्या होगा कि प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। उसके बाद अगर वो पेशेंट थोड़ी पढ़ी लिखी है, या अगर वो थोड़ी अमीर है, मतलब उसके पास पैसा ज्यादा है, तो आप उसको लिख सकते हो ओवुलेशन किट। बाजार से पाकिस्तान में मिल जाती है ओवुलेशन किट। आपने कहना है जब आपका मतलब 12th या 13th डे हो, तो आपने अपनी ओवुलेशन किट को चेक करते रहना है। जो ओवुलेशन किट होती है ये क्या करती है, एलएच हार्मोन को देखती है। और ये इसका सबसे बड़ा ये फायदा होता है कि 24 आवर पहले, ओवुलेशन से 24 आवर पहले ये पॉजिटिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो एलएच होता है वो 24 घंटे पहले ही ज्यादा हो जाता है। तो जो ओवुलेशन किट होती है ये 24 आवर पहले ही पॉजिटिव हो जाती है। ये क्या होती है, 24 घंटे पहले ही पॉजिटिव हो जाती है। तो आपने कहना है कि आप ओवुलेशन किट से भी अपनी ओवुलेशन डेट चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आप ओवुलेशन किट यूज नहीं करते तो फिर आपने इन दिनों को लाजमी अपने हस्बैंड के साथ मिलना है। ठीक है, ये होते हैं फर्टाइल विंडो, इट इज फर्टाइल विंडो। तो आपने कैसे उसको गाइड करना है कि आपको पता है कि पहला दिन जो होता है वो दैट इज फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग इज फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आपने कहना है कि 12 दिन आपने वेट करना है। 12 दिन के बाद, बल्कि 12 को भी आपके अंदर ऐड करें, 12, 13, 14 और 15 और 16, ये 5 दिन आपने अपने हस्बैंड के साथ लाजमी मिलना है। और इट इज एट ग्रेटर रिस्क फॉर फर्टिलाइजेशन, इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के, बल्कि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। तो सबसे पहला आपने काम क्या करना है, सबसे पहला आपने काम क्या कर देना है, उसको फर्टाइल विंडो का बता देना है। लेकिन फर्टाइल विंडो तभी आपको समझ आएगी जब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंसेप्ट सही तरह से आता है। और मुझे बताएं शाबाश, आपको समझ आ गई है या नहीं आई? फर्टाइल विंडो समझा लोगे कैसे करनी है? चलें जी, आई होप कि आपको समझ आ गई है। फर्टाइल विंडो के बारे में सबसे पहला जो गायनोकोलॉजिस्ट होती है वो पहला काम फर्टाइल विंडो के बारे में करती है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब फर्टाइल विंडो का तो आपने बता दिया, लेकिन हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं और अब आपके पास फर्ज करो कि उसको क्या है। अब देखो, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, जो इनफर्टिलिटी है इट इज वेरी ब्रॉड कंसेप्ट, ये बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है। लेकिन इसमें अगर एक जो मरीज है, अगर उसको ओवुलेशन नहीं हो रही, हम स्पेसिफिक बात करते हैं कि उसमें क्या है, फेलियर ऑफ ओवुलेशन है। मतलब क्योंकि ये ब्रॉड कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि उसकी फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, उसके अलावा उसमें और कोई मसला हो सकता है, उसमें यूट्रस में डिफेक्ट हो सकता है, तो वो तो सारा सर्जरी से ठीक होगा। मैं उनकी बात नहीं करूंगा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जिनमें जो ऐसी फीमेल जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है खास, बस उसमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो आप उसको कैसे ठीक करोगे? तो अगर उसमें क्या हो रही है, फेलियर टू ओवुलेशन, कि उसमें एलएच कम है और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ओवुलेशन नहीं हो रही। जब उसमें ओवुलेशन नहीं हो रही तो आप उसको कैसे ठीक करोगे? इसकी मैं मिसाल देता हूँ। फर्ज करें एक मरीज है और वो क्या है, पीसीओज की मरीज है। पीसीओज में आपको पता है कि पीसीओज में एंड्रोजन ज्यादा होते हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे। जो एंड्रोजन होते हैं, जो एंड्रोजन जब ज्यादा होते हैं तो ये क्या करते हैं, एलएच को कम कर देते हैं, एलएच को कम करते हैं। जब पीसीओज में एलएच कम होता है तो उससे क्या होता है, एन एवोल्यूशन होती है, तो प्रेगनेंसी नहीं होती। तो जो पीसीओज की मरीज होती हैं वो इनफर्टाइल होती हैं। इसके अलावा जो लेडीज मोटी ताजी होती हैं, ओबेसिटी, ठीक है, ओबेसिटी में क्या होता है, ओबेसिटी में भी एंड्रोजन ज्यादा होते हैं। ओबेसिटी में भी एंड्रोजन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टाइल होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा, बल्कि सुना भी होगा कि ओबेसिटी कॉजेज इनफर्टिलिटी। तो अगर वो लेडी थोड़ी अबीज है तो आपने उसको कहना है कि आपने अपना वजन कम करना है। आपने क्या करना है, अपना वजन कम करना है, क्योंकि वजन से भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। अगर वजन ज्यादा तो इनफर्टिलिटी हो जाती है। ओके, आपने ये भी कर लिया। अब आपने अब फर्ज करें उसको पीसीओ हो जाए, तो आपने उसका पीसीओ ठीक करना है, उसकी इनफर्टिलिटी ठीक हो जाएगी।
अब फर्ज करें कि अब वो बिल्कुल ठीक है, उसमें सिर्फ ओवुलेशन नहीं हो रही या उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, बाकी उसमें कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट नहीं है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट नहीं है, उसको कोई मसला नहीं हो रहा। अब आप उसका चेक करोगे ओवेरियन रिजर्व। ओवेरियन रिजर्व क्या होता है? जो नंबर ऑफ फॉलिकल्स आप कैसे चेक करोगे? ओवेरियन रिजर्व हम कहते हैं कि ओवरी में कितना खजाना बाकी रह गया है। ठीक है, ये हम बहुत ज्यादा चेक करते हैं, मैंने काफी ज्यादा मरीजों के ये देखा है, जो गायनेकोलॉजिस्ट ये बड़ा ज्यादा बहुत ज्यादा चेक करती हैं फर्टिलिटी के लिए। आप किसी भी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वो आपका ओवेरियन रिजर्व लाजमी चेक करेगी। तो ओवेरियन रिजर्व हम कैसे चेक करते हैं? ये मोस्टली हम दो हार्मोन यूज करते हैं। मैं पाकिस्तान में मैंने दो हार्मोन देखे, लेकिन जो बुक्स होती है उसमें तीन हार्मोन लिखे हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ओवेरियन रिजर्व चेक करने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो? आप सबसे पहले क्या करते हो, देखो, जो ओवेरियन रिजर्व है हम मोस्टली चेक करते हैं थर्ड से लेके, ठीक है, थर्ड से लेके फिफ्थ डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम उससे पूछते हैं कि आपको ब्लीडिंग कब हुई। ठीक है, तो जो उसका थर्ड डे ऑफ ब्लीडिंग होता है और जो उसका फिफ्थ डे ऑफ ब्लीडिंग होता है, 3 से लेके 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम उसका क्या चेक करते हैं? ओवेरियन रिजर्व चेक करते हैं। ओवेरियन रिजर्व में हम पहला जो हार्मोन चेक करते हैं, दैट इज अर्ली फॉलिकुलर एफएसएच। अर्ली फॉलिकुलर एफएसएच, अर्ली फॉलिकुलर एफएसएच, अर्ली फॉलिकुलर एफएसएच। और मुझे बताएं शाबाश, कि अगर एफएसएच बहुत ज्यादा एलिवेटेड होगा तो क्या उसका ओवेरियन रिजर्व अच्छा होगा, वो फर्टाइल होगी, या एफएसएच नॉर्मल मतलब कम होगा तो ज्यादा फर्टाइल होगी? मैं जरा चेक करना चाहता हूँ आपको आज की क्लास की कितनी समझ आई है। अगर बहुत ज्यादा एलिवेटेड है, मतलब एफएसएच बहुत बहुत ज्यादा है, तो मुझे बताएं उसका ओवेरियन रिजर्व अच्छा होगा या उसका नॉर्मल रेंज में एफएसएच है तो फिर ओवेरियन रिजर्व अच्छा होगा? बताना जरा मुझे। मेनोपॉज में अभी तो पढ़ाया यार। नॉर्मल इज बेटर, नॉर्मल इज बेटर, यस, नॉर्मल इज बेटर। तो अगर उसका एफएसएच बहुत ज्यादा है तो आपने कहना है कि ये लेडी क्या है, ये लेडी तो मेनोपॉज के करीब है, ये लेडी तो क्या है, मेनोपॉज के करीब है। अगर उसका एफएसएच नॉर्मल रेंज में मिलता है तो आपने कहना चलो एक एक काम हो गया। उसके बाद आपने एक और हार्मोन चेक करना होता है, डेट इज एएमएच। ये बहुत ज्यादा लेडी चेक करती हैं, डॉक्टर इसको बहुत ज्यादा देखते हैं। मैं इवन के मैं जाता रहता हूँ हॉस्पिटल में, तो मेरा ये काफी एक्सपीरियंस है इसमें। डॉक्टर इस जो एएमएच होता है, एएमएच की फुल फॉर्म है एंटी मुलेरियन हार्मोन, एंटी मुलेरियन हार्मोन। इसकी नॉर्मल वैल्यू ना जो होती है एंटी मुलेरियन हार्मोन, इसकी नॉर्मल वैल्यू हर लैब की डिफरेंट होती है। लेकिन मैंने जिस हॉस्पिटल में देखा था उसमें था दो से लेके 8 तक। तो अगर इसकी वैल्यू 2 से लेके 8 तक है तो इट इज वेरी गुड फॉर प्रेगनेंसी। वो औरत कंसीव कर सकती है। जैसे जैसे औरत की एज बढ़ती है, वो 35 को क्रॉस करती है, तो उसकी इसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर ये 2 से कम हो जाए, अगर ये 2 से कम हो जाए तो वो औरत मां नहीं बन सकती। तो आपने उसका एएमएच चेक करना होता है, और इससे हम ओवेरियन रिजर्व चेक करते हैं। उसके अलावा जो तीसरा हार्मोन आपने क्या चेक करना होता है, तीसरा जो हार्मोन है वो ये है कि आपने उसमें अर्ली फोलिकुलर एस्ट्राडायोल लेवल, अर्ली अर्ली फोलिकुलर, जो उस जब उसमें फोलिकुलर फेज चल रहा होगा, फोलिकुलर फेज उसमें कब चल रहा होगा? पहले 14 दिनों में। तो जब उसमें फोलिकुलर फेज चल रहा होगा मतलब अर्ली फोलिकुलर एस्ट्राडायोल हम चेक करेंगे। तो ये 3 हार्मोन हम चेक करते हैं, और इसमें जो पाकिस्तान में मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं वो ये वाले दो हैं। एफएसएच चेक करते हैं और एएमएच चेक करते हैं। एएमएच सबसे ज्यादा अच्छा हमें बताता है ओवेरियन रिजर्व के बारे में। और अर्ली फॉलिकुलर एस्ट्राडायोल, ये 3 हार्मोन चेक करते हैं, और इससे हमें पता चल जाता है कि उसकी ओवरीज में कितना रिजर्व रह गया, उसकी ओवरीज में कितना रिजर्व रह गया। तो ओवेरियन रिजर्व हम चेक करते हैं इस तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके अलावा हम मिड ल्यूटियल प्रोजेस्टेरॉन भी चेक कर सकते हैं। अगर हम ओवुलेशन देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जब उसमें मिड ल्यूटियल, ठीक है, जो उसका ल्यूटियल फेज मिड में होता है, मिड ल्यूटियल फेज, प्रोजेस्टेरॉन भी चेक करते हैं। तो मुझे बताना कि अगर ओवुलेशन फर्ज करो नहीं हो रही, अगर ओवुलेशन फर्ज करो किसी लेडी को नहीं हो रही, तो क्या उसमें प्रोजेस्टेरॉन हमें ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? जी, एनीवन, अगर किसी बंदी में ओवुलेशन नहीं हो रही तो क्या उसमें प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? जाहिर सी बात है कि उसमें प्रोजेस्टेरॉन कम मिलेगा, क्योंकि ओवुलेशन होगी तो कार्पस ल्यूटियम बनेगा, कार्पस ल्यूटियम बनेगा तो प्रोजेस्टेरॉन आएगा। तो ओवुलेशन ही नहीं हो रही तो प्रोजेस्टेरॉन कम मिलेगा। तो ये इन इन सारे हार्मोन से हम अंदाजा लगाते हैं कि इसमें क्या क्या नहीं हो रहा, ओवुलेशन नहीं हो रही, इसमें क्या नहीं हो रहा, एवुलेशन नहीं हो रही। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसके अलावा ओवेरियन सोनोग्राफी भी कर सकते हैं। ओवेरियन सोनोग्राफी, ये मैं आपको सारे ऑप्शन बता रहा हूँ कि आप इनफर्टिलिटी चेक कैसे करते हैं। तो ओवेरियन सोनोग्राफी, ओवेरियन सोनोग्राफी क्या होता है? ओवरी का हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, सोनोग्राफी। हम क्या करते हैं, ओवरी का अल्ट्रासाउंड करते हैं, और उससे हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं? हम काउंट करते हैं फॉलिकल्स को। जो फॉलिकल्स होते हैं एंट्रल फॉलिकल्स, हम उसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। हम काउंट करते हैं, किसको काउंट करते हैं? फॉलिकल्स को काउंट करते हैं। उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, एंडोमेट्रियम की बायोप्सी भी कर सकते हैं, एंडोमेट्रियल बायोप्सी, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करते हैं, एंडोमेट्रियल बायोप्सी।
और मुझे जरा शाबाश जल्दी से बताना कि अगर आपको मेंसेस से आप मतलब एक लेडी है उसको उसके मेंसेस स्टार्ट होने से 1 से 3 दिन पहले आप उसकी बायोप्सी करते हो। अगर आपको अगर आपको उसका एंडोमीट्रियम फ्लैट मिलता है तो मुझे बताना ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। अगर उसको आपको आपको एंडोमीट्रियम उसका फ्लैट मिलता है, उसकी कोई प्रोलिफरेशन नहीं हुई, तो मुझे बताना कि ये अब नॉर्मल है या नॉर्मल है। जी, ये अब नॉर्मल है, जाहिर बात है। इससे हमें ये पता चला कि उसमें ल्यूटियल फेज एब्सेंट है। अगर एंडोमेट्रियल बायोप्सी में अगर उसका एंडोमेट्रियम हमें फ्लैट मिलता है तो हमें पता चला कि इसमें जो ल्यूटियल फेज है वो क्या है, एब्सेंट है। ल्यूटियल फेज इसमें क्या है, एब्सेंट है। ल्यूटियल फेज क्या है जी, इसमें एब्सेंट है। ओके, ये भी हो गया। उसके बाद हमने उसकी की हिस्टेरोस्कोपी। हमने उसकी क्या की, हिस्टेरोस्कोपी। मैं आपको सारे वो टेस्ट बता रहा हूँ जो कि गायनाकोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा यूज करती हैं पाकिस्तान में। हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी का मतलब क्या होता है? हिस्टेरोस्कोपी का मतलब होता है कि हम ना जिस तरह मतलब एक ट्यूब होती है, उसके आगे कैमरा लगा होता है और हम ना फ्लोपियन ट्यूब को देखते हैं। हम ये देखते हैं कि आया कि जो फ्लोपियन ट्यूब हैं वो सही तरह पेटेंट है, मतलब उनका जो अंदर वो ल्यूमन है वो खुला हुआ है या वो ब्लॉक हो चुकी है। तो अगर किसी लेडी में फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो हम फिर उसकी सर्जरी करते हैं, फिर हम उसको दवाइयों से ठीक नहीं कर सकते। लेकिन अब आपने माशाल्लाह एक आपके पास लेडी आई, उसको कोई मसला नहीं है, उसको पीसीओज भी नहीं है, वो मोटी भी नहीं है, उसका ओवेरियन रिजर्व भी बहुत अच्छा है, उसका एफएसएच भी नॉर्मल है, उसका एएमएच भी 2 से लेके 8 तक है, उसका जो अर्ली फॉलिकुलर एस्ट्राडायोल है वो भी अच्छा है, और उसमें जो मिड ल्यूटियल फेज प्रोजेस्टेरोन भी ज्यादा है। अब आपको पता चला कि जो हाँ उसमें हर चीज नॉर्मल है, लेकिन उसमें मिड मिड ल्यूटियल फेज प्रोजेस्टेरोन कम है। मतलब कि उसको ना, इन शॉर्ट ये कि उसको ओवुलेशन नहीं हो रही, उसको ओवुलेशन नहीं हो रही, बाकी उसको कोई स्ट्रक्चरल अबनॉर्मेलिटी नहीं है। तो अब आप उसको कैसे ठीक करोगे? आप उसको सबसे पहले लगाओगे आप सबसे पहले, अब हम मेडिसिन की बात करते हैं। सबसे पहला आपने क्या काम करना है? सबसे पहला काम आपने उसको फर्टाइल विंडो के बारे में बताना है, जो कि मैंने आपको बताया कि आपने उसको ये कहना है कि जब आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो ना, उसके 11 दिन के बाद जो 12वां दिन होगा, 12 से लेके आपने 16 दिन तक लाजमी इंटरकोर्स करना है। ठीक है, लाजमी आपने इंटरकोर्स करना है। जी, डॉक्टर निमरा पूछ रहे हैं जी, हिस्टेरोस्कोपी में हम यूट्रस नहीं देखते? ये जो हिस्टेरोस्कोपी होती है इसको हम वजाइना के रास्ते एंटर करते हैं, इसको हम यूट्रस, फ्लोपियन ट्यूब, हर चीज चेक करते हैं। लेकिन इसमें जो मोस्ट कॉमन हम चीज देखते हैं वो फ्लोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज चेक करते हैं कि फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है। वैसे हिस्टेरिक का मतलब ही ये होता है अपना यूट्रस होता है, लेकिन ये वजाइना के रास्ते जाती है तो यूट्रस में भी जाहिर बात हम चेक ही करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो मेन चीज आपने देखनी है वो फ्लोपियन फ्लोपियन ब्लॉक देखना है कि फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सबसे पहले आपने उसको किस पे लगाना है? सबसे पहले आपने उसको लगाना है मीनोट्रोपिन थेरापी पे। ठीक है, मीनोट्रोपिन थेरापी, मीनोट्रोपिन थेरापी। मीनोट्रोपिन थेरापी क्या होता था, अभी तो मैंने आपको समझाया है कि जो मेनोपोज, जिन लेडीज का मेनोपोज हो जाता है, जिन लेडीज का मेनोपोज हो जाता है, उनके यूरिन से हम क्या कलेक्ट कर लेते हैं? उनके यूरिन से हम कलेक्ट कर लेते हैं एफएसएच, एलएच और जीएनआरएच। अब ये हम अब जाहिर बात है कि अब इनका मिक्सचर जब हम देंगे, इसको हम कहते हैं मिक्सचर ऑफ गनेडोट्रॉप। इसको हम क्या कहते हैं? मीनोट्रॉप, मिक्सचर ऑफ गनेडोट्रॉप। हमने कहाँ से ये प्योरीफाई किया? इट इज प्योरीफाइड फ्रॉम द यूरिन ऑफ पोस्ट मेनोपोजल वुमेन। जिन लेडीज का मेनोपोज हो जाता है उनके यूरिन से हम क्या कलेक्ट कर लेते हैं? एफएसएच कलेक्ट कर लेते हैं, एलएच कलेक्ट कर लेते हैं और जीएनआरएच कलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके ना इंजेक्शन मिलते हैं पाकिस्तान में, ये थोड़े महंगे हैं। और इसका जो इंजेक्शन मैंने सुना हुआ है वो ये है, इसका जो इंजेक्शन है पाकिस्तान में अवेलेबल, डेट इज इंजेक्शन, उसको हम इस तरह लिखते हैं, इंजेक्शन 40 एम। ठीक है, इंजेक्शन 40 एम, 40 एम इसका ब्रांड नेम है। और इसकी डोज कितनी होती है? इसकी डोज होती है 75 इंटरनेशनल यूनिट, 75 इंटरनेशनल यूनिट 1 एम्पोल। ठीक है, ये उसके इंजेक्शन की डोज है, 75 इंटरनेशनल यूनिट 1 एम्पोल। और इसको हमने आईएम देना होता है। ठीक है, आईएम। तो ये इसका इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन पाकिस्तान में आपको कहीं से भी मिल जाएगा, फार्मेसी से मिल जाएगा। और इसमें क्या होता है? इट इज मीनोट्रॉप। इसमें वो वाले हार्मोन्स होते हैं जो कि हमने मेनोपॉज जो जिसमें हो चुका होता है उसकी यूरिन से हमने उठाए होते हैं। इसको हम कहते हैं, इसका ब्रांड नेम है 40 एम, 40 एम, FERTI और एम। और इसका जो डोज है डेट इज 75 इंटरनेशनल यूनिट 1 एम्पोल। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ये आपने दे देना उसको। जब आप उसको मेंसेस होने से पहले दोगे तो उसके मेंसेस भी अच्छे आएंगे और उसमें प्रेगनेंसी होने के भी चांस ज्यादा होंगे, उसमें ओवुलेशन के भी चांस ज्यादा होंगे। अब अगर आप उसको ये नहीं देना चाहते तो आपके पास एक और ऑप्शन है। और यकीन करें, अभी 2 दिन पहले मुझे पाकिस्तान से एक बंदे ने वो भी इसी चीज का शिकार था, उसका भी बेबी नहीं था हो रहा। तो वो मुझे दिखा रहे थे, वो ना एक गायनाकोलॉजिस्ट के पास गए लाहौर में।
तो उसने ना एक टैबलेट लिख के दी, मैं आपको टैबलेट का नाम भी बताता हूँ। उसका सेम यही मसला था कि उसकी जो वाइफ थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं थी हो रही। तो जो गायनाकोलॉजिस्ट ने 2,000 फीस ली और सिर्फ उसने एक टैबलेट लिख के दी। वो टैबलेट अभी मैं आपको बताता हूँ। आपने एक नाम सुना होगा, एक मेडिसिन होती है क्लोमीफीन। क्लोमीफीन का जो पाकिस्तान में मशहूर जमाना ब्रांड है, दैट इज टैब, दैट इज टैब क्लोमिड, दैट इज टैब क्लोमिड। या फिर इसके अलावा एक और ब्रांड है जिसको हम कहते हैं ओवीएफ। ठीक है, ओवीएफ। और इसमें क्या होता है, इसमें जो ड्रग होती है दैट इज क्लोमीफीन, दैट इज क्लोमीफीन 50 mg, क्लोमीफीन 50 mg। ये जो क्लोमीफीन है ना, ये क्या करती है, ये उसको ओवुलेशन काज कराती है। ये एलएच का एनालॉग है। ये एलएच की पावर को बढ़ाती है, आगे हम पढ़ेंगे भी फार्माकोलॉजी में। क्लोमीफीन क्या करती है, ओवुलेशन बढ़ाती है। तो अगर कोई लेडी है, उसमें ओवुलेशन नहीं हो रही, तो हम उसमें ये क्लोमीफीन देते हैं, और इसका ब्रांड नेम क्या है, क्लोमिड है और ओवीएफ है। और इसको आपने कैसे देना है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो वो मेरा जानने वाला था बंदा, उसने लाहौर गायनाकोलॉजिस्ट को चेक कराया और उसने सिर्फ उसको एक टैबलेट लिख के दी, और उस टैबलेट का नाम था ये टैब, टैब प्रोलीफिन, टैब प्रोलीफिन, टैब प्रोलीफिन। और ये भी उसने 50 mg में लिख के दी थी। ठीक है, 50 mg, टैब प्रोलीफिन 50 mg। ठीक हो गया। अब आपने ये देनी कैसे है, ये सुन ले जरा। ये आपने उसको कैसे रिकमेंड करना है। आपने उसको कहना है कि गिव, मतलब आपने उसको देनी है गिव सेकंड 2 से लेके 6 दिन। आपने कहना है कि जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी ना, 2 से लेके 6 दिन तक आपने लगातार ये टैबलेट खानी है, रोज की एक। पहले पहले रोज की एक खानी है, 50 mg खानी है एक दिन में। दो जो उसकी मेंस्ट्रुअल डेज होंगे 2 से लेके 6 तक, मतलब उसको जब ब्लीडिंग आना शुरू हो गई है, तो सेकंड से लेके 6 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगा, उसमें आपने उसको देनी है। उसके बाद आपने उसको फर्टाइल विंडो का बताना है कि आपने जब ये 2 से 6 तक ये टैबलेट लेनी है, तो फिर आपने फर्टाइल विंडो पे लाजमी इंटरकोर्स करना है, तो इनशाला आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। ये बहुत इफेक्टिव है। इवन कि इसका जो इफेक्टिवनेस रेट है इट इज 70%। और आप किसी भी गायनोकोलॉजिस्ट के पास चले जाए, सबसे पहला वो आपको क्लोमिफीन पे लगाएंगे। सबसे पहले फर्टाइल विंडो के बारे में बताएंगे और देन आपको क्लोमिफीन पे लगाएंगे। और क्लोमिफीन के काफी ज्यादा पाकिस्तान में ब्रांड अवेलेबल हैं। इसमें क्लोमिड सबसे मशहूर है, ओवीएफ है और प्रोलीफीन है। ठीक है, इन सब में क्लोमिफीन होता है 50 mg। और ये आपने कैसे देना, ये देना सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने कहना है गिव, मतलब 2 से लेके 6 तक मेंस्ट्रुअल डेज, जो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी उसके 2 से लेके 6 दिन तक आपने देना है। मतलब कि 4 दिन उसको लगातार जो वाइफ होगी वो ये टैबलेट खाएगी, उससे क्या होगी, उसको अच्छी ओवुलेशन होगी। ठीक है, मेंस्ट्रुअल डेज 2 से लेके 6 तक उसको ये आपने टैबलेट देनी है। और ये बहुत इफेक्टिव है। इसका जो इफेक्टिव रेट है इट इज 70%, 70% ये इफेक्टिव है। मतलब कि ये काफी अच्छा इसका रिजल्ट है, और इसका कोई खास साइड इफेक्ट भी नहीं आता। तो ये आप रिकमेंड कर सकते हो अगर आपके पास कोई बंदा आता है। लेकिन आपने उसको गाइड लाजमी करना है कि आपने ये जो वाइफ होगी, वाइफ 2 से लेके 6 तक ये खाएगी। ठीक है, 2 से लेके 6 तक ये खाएगी। और फर्टाइल विंडो में आपने क्या करना है, इंटरकोर्स लाजमी करना है, इंटरकोर्स लाजमी करना है। और इसमें इसकी जो डोज है, ठीक है, इसकी डोज आप बढ़ा भी सकते हो। डोजेज कैन बी इंक्रीज, डोजेज कैन बी इंक्रीज, डोजेज कैन बी इंक्रीज अप टू 200। मतलब आप एक दिन में 4 टैबलेट भी दे सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स। तो इसकी जो मैक्सिमम डोज है वो 200 mg पर डे है। ठीक है, आप मैक्सिमम एक दिन में उसको 200 दे सकते हो। लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि आप शुरू शुरू में एक दो, लेकिन अगर नहीं रिस्पॉन्स आता फिर आप सिर्फ 2 पे जाओ, 4 पे नहीं जाना। ठीक है, तो मैक्सिमम आप 100 पे जाओ, लेकिन इसकी जो वैसे रिकमेंडेड है वो 200 आप जा सकते हो। समझ आइए क्लोमिफीन की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जो सबसे पहले वो आपको क्लोमिफीन पे लगाएंगे। क्लोमिफीन देगा, क्लोमिफीन से क्या होगा, उसकी ओवुलेशन अच्छी हो जाएगी। ओके, हम आगे चलते हैं। अब फर्ज करो कि उसको क्लोमिफीन आपने दे दी। तीसरी चीज आप उसको क्या दे सकते हो, रिकम्बिनेंट एचसीजी दे सकते हो। ठीक है, रिकम्बिनेंट रिकम्बिनेंट एचसीजी दे सकते हो, मतलब कि बाहर से कोई बना हुआ एचसीजी दे सकते हो। और एलएच दे सकते हो। मुझे कोई बंदा बता सकता है हम उसको एचसीजी क्यों दे रहे हैं। एचसीजी का तो काम ही कोई नहीं है ओवुलेशन में, लेकिन हम एचसीजी क्यों दे रहे हैं, टू इंड्यूस ओवुलेशन। मुझे कोई बंदा बताएगा कि एचसीजी हम क्यों दे रहे हैं, टू इंड्यूस ओवुलेशन। ओवुलेशन कराने के लिए हम उसको बाहर से एचसीजी और एलएच रिकम्बिनेंट देंगे, जो कि हमने उसमें बनाया हुआ है, लेबोरेटरी में बनाया हुआ है। इसके अलावा जो चौथे नंबर पे हम उसको देंगे, दैट विल बी टैब, दैट विल बी टैब नोल्वा डेक्स, नोल्वा डेक्स, नोल्वा डेक्स ये ब्रांड नेम है। और ये 10 mg में भी अवेलेबल है और 20 mg में भी अवेलेबल है। ये 10 mg में भी अवेलेबल है और 20 mg में भी अवेलेबल है। और इसमें जो ड्रग होती है दैट इज टेमोक्सिफिन, दैट इज टेमोक्सिफिन, ये भी काफी इफेक्टिव है टेमोक्सिफिन।
टेमोक्सिफिन क्या है? टेमोक्सिफिन क्या है? एक सर्म है। सर्म आगे जाके हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में। इट इज सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। आपने सिर्फ फिलहाल ये याद रखें कि जो टेमोक्सिन होती है, ये एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को बढ़ा देती है, जिससे जो वो ओवुलेशन होती है उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो आप उसको ये नेल्वोडेक्स भी दे सकते हो, और इसके साथ क्लोमिफीन भी दे सकते हो, और आप उसको क्या दे सकते हो, आप उसको मिनोट्रोपिन थेरेपी भी दे सकते हो, जिसका ब्रांड नेम क्या है, 40F है। 750 इंटरनेशनल यूनिट 1 एम्पोल इसका ये इंजेक्शन मिलता है, और इस इंजेक्शन को आपने IM लगाना होता है। तो ये आपने उसको करना है। उसके अलावा एक और चीज समझ लें, अगर आपके पास एक कपल आता है, ठीक है, अगर आपके पास एक कपल आता है और अब वो कहता है, वो अगर उसकी नई नई शादी हुई है, अभी उसको कोई इनफर्टिलिटी का इशू नहीं है, तो आपने उसको ना फोलिक एसिड देना होता है। ठीक है, मैंने आपको ये कई दफा पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि आपने उसको फोलिक एसिड देना होता है। कितना देना होता है? 400 माइक्रोग्राम। ठीक है, 400 माइक्रोग्राम एक दिन। जो लेडी होगी, हम उसको 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड देते हैं 3 मंथ, तकरीबन 3 महीने पहले, जब वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी से 3 महीने पहले हमने उसको लाजमी फोलिक एसिड यूज करवाना होता है। क्यों यूज कराना होता है, जरा बताना मुझे। शाबाश, जल्दी बताएं। जी डॉक्टर अदनान लावे, डॉक्टर किधर गए हैं बाकी सारे? बताएं ना जरा, कि हम उसको फोलिक एसिड क्यों देंगे। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, RBC इंक्रीज करने के लिए। यस, डॉक्टर काशिफ सही बता रहे हैं। जो आपने पढ़ा भी था कि जो अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। तो हम प्रेगनेंसी में हमेशा 3 महीने पहले यूज करवाते हैं, क्या यूज कराते हैं उसको, फोलिक एसिड यूज कराते हैं। और फोलिक एसिड का ब्रांड नेम क्या है? टैब माई फोल। ठीक है, टैब माई फोल, इसमें फोलिक एसिड होता है। ठीक हो गया, तो ये आप उसको पहले रिकमेंड करोगे, वो 3 महीने तक फोलिक एसिड खाएगी। एक तो उसके हार्मोन अच्छे हो जाएंगे, और उसका क्या होगा, और उसका जो अगर वो प्रेगनेंसी होती है तो उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं होगा। ठीक हो गया, तो दिस इज ऑल अबाउट फीमेल इनफर्टिलिटी। फीमेल इनफर्टिलिटी को आप कैसे ठीक कर सकते हो। मैं फिर एक दफा बात बता दूं कि दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आपने कोई पंगा नहीं लेना किसी के साथ। अगर आपको बात नहीं समझ आ रही, तो आपने गायनेकोलॉजिस्ट पर करना है, खुद नहीं दवाइयां देने बैठ जाना।